नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल फसाने अजायब में। आइए सुनते हैं राजेंद्र यादव द्वारा रचित उपन्यास सारा आकाश का अंतिम भाग, मेरी यानी डॉक्टर वंदना की आवाज में। लोहे की सलाखों पर भुनते हुए कबाब की तरह मैं रात भर अंगारों पर भुनता रहा। विचित्र विचित्र आवाजें दिमाग में आती रहीं। एक पल को भी आंख नहीं लग सकी, लेकिन एक तंद्रा या जड़ता थी जो मेरे ऊपर छाई रही और मैं जागृति और सुसुप्ति के बीच जैसे लटका रहा। मुझे ऐसे लगता रहा जैसे मेरे दिल की जगह किसी ने एक भारी पत्थर रख दिया हो और उसके बोझ से मेरी सांस घुटी जा रही हो। पता नहीं दिल डूबने की बीमारी में कैसा लगता है, लेकिन रह रहकर मुझे लगता कहीं हार्ट फेल तो नहीं हुआ जा रहा। शरीर इस तरह सुन्न होता जा रहा था जैसे मम्मी की तरह मुझे किसी खोल में बंद कर दिया गया है। बिल्कुल ऐसा लगता रहा जैसे केकड़े जैसी कोई चीज है जो कांटेदार रोहों बाहों से मुझे भींचे हुए है और मेरे सिर में अपनी सूंड गड़ाकर बूंद बूंद मेरा खून चूसे ले रही है। छटपटाता हूँ, रोता हूँ, लेकिन उसकी अंगारों जैसी आंखों के सम्मोहन में बंधा हूँ और वो मुझे खाए चली जा रही है। साए साए भाए भाए करता अजब सन्नाटा दिमाग में कराता है और मैं अपने को इस तरह डूबते महसूस करता रहा जैसे पानी की सतह पर लिटाकर किसी ने मेरी छाती पर पाँव रोप दिया हो। मुझे ऐसा लगता रहा जैसे रात भर पानी बरसता रहा। बार बार मैं चौंक कर उठ जाता कि अभी बंद हुआ या नहीं। अचानक किसी ने मुझे छुआ तो मैं बुरी तरह हड़बड़ाकर उठ बैठा। ऊपर से चौंक गया, लेकिन भीतर से मानो उम्मीद कर रहा था कि इसी तरह मुझे कोई छुएगा और मैं उसके इशारे पर उठकर उसके पीछे पीछे चला जाऊंगा। बड़ी मुश्किल से आंखें खोलकर देखा कौन है। कलाई में पट्टियां बांधे, हाथों में बड़ी बड़ी डरती झिझकती सी प्रभा मुझे छूकर जगा रही थी। 4 बज गए। जाओगे नहीं क्या आज? हाँ, याद आया। शायद रात को कई बार प्रभा ने मेरा माथा छुआ था या माथे पर कुछ मलती रही थी। मैं उठ बैठा, मुंह हाथ धोते हुए सोचा, मुझे आज ये अजब अजब सा क्यों लग रहा है। मैं इस तरह सारे काम क्यों नहीं किए जा रहा हूँ, जैसे किसी ने मुझे मंत्र में बांध दिया है और मैं अपनी इच्छा के बावजूद सब करता चला जा रहा हूँ। मुझे ऐसा क्यों महसूस हो रहा है जैसे ये हाथ पांव मेरे नहीं हैं और मैं कहीं दूर, बहुत दूर, ऊंची जगह चला गया हूँ और वहां से सारी चीजें बड़ी धुंधली धुंधली, अस्पष्ट और अवास्तविक सी दिखाई देती हैं। किसी की भी आवाज सुनाई नहीं देती। मुंह धोते धोते अचानक मुझे मोड़कर पूछा, रात को पानी बरसा था क्या? नहीं, हम दोनों शायद अकेले थे। प्रभा अंगीठी जलाकर कुछ कर रही थी और मैं नल पर था। प्रभा ने गत्ते के टुकड़े से अंगीठी धोखना रोकर पूछा, पानी? कहाँ बरसा था पानी? और उसकी यह बात सुनते ही सहसा मुझे याद आ गया। हाँ, आज मुझे इस घर को छोड़ देना है। इससे मुझे कोई मोह नहीं। मुझे घर खोजना होगा, कहीं भी, कितनी भी मुसीबतों से। प्रभा ने छोटे से एल्युमिनियम के कटोरदान में खाना भरकर खाट पर रख दिया था। मैंने अभ्यास बस उसे उठाकर जेब में ठूसा। कोट पहनते वक्त हथेलियों में पहली बार दर्द हुआ। शायद कल की चूड़ियों के टुकड़े चुभने की तकलीफ थी। बत्ती बुझाकर एक एक कदम रखता हुआ जीना उतरा। लगा आज पांव कुछ कांप रहे हैं। जूतों की आवाज भी कुछ कुछ अजब सी निकल रही है। सब कुछ बड़ा अनजाना और अजीब लग रहा है। निचली सीढ़ी से मुड़कर ऊपर देखा, प्रभा मुझे उतरते देख रही हो, लेकिन वह वहां नहीं थी। अभी तक सारे लोग सोए पड़े थे। तभी बाहर किसी ने कुंडी खटखटाई तो मैं इस तरह उछल पड़ा जैसे हत्यारा हूं और बाहर पुलिस आ खड़ी हुई है। एक पल को सब पका गया। घबरा कर चारों ओर देखा, दरवाजा खोलूं या ना खोलूं। फिर सिर के पीछे खुजाता हुआ आगे बढ़ गया। कुंडी खटखटाने के साथ फिर ऊंची आवाज आई, तार लेना साहब। किवाड़ खोले। लाल लाल साइकिल और खाली वर्दी वाला पियन तार लिए खड़ा था। दस्तखत करते तार लिया, फिर उसे साइकिल पर चढ़कर जाते देखता रहा। ऊपर बाबूजी का नाम लिखा था। हल्का सा उजाला होने लगा था। एक बार फिर तार को पलट कर देखा और मन में आया तार को ज्यों का त्यों दे आऊं। फिर न जाने क्या सोचकर स्थिर हाथों से लिफाफा पड़ा। गुलाबी कागज पर टाइप की हुई पत्ती चिपकी थी। मुन्नी एक्सपायर्ड। मुन्नी मर गई। एक बार पढ़ा, 2 बार पढ़ा, मेरी समझ में ये नहीं आया कि इस जरा से वाक्य का अर्थ क्या है। तार की बात सुनकर भाई साहब और बाबूजी घबराए हुए नीचे उतर आए। कहाँ से आया है, क्या लिखा है? मैं बड़े अस्वाभाविक रूप से धीरे से हंसा और तार उनकी ओर बढ़ा दिया और कहा, लिखा है मुन्नी मर गई। साफ नहीं लिखा कि उसे मार दिया।
और बिना उन पर उस तार की प्रतिक्रिया देखे मैं चला आया, बेहोश और अचेतन। बाद में शायद घर पर रोया पीटा भी हुई होगी। मैं जानता था कि प्लेटफॉर्म किधर लगेगा, इसीलिए उसकी ठीक उल्टी दिशा में बैठा, ताकि जिधर बैठा हूँ उधर ही आने जाने वाले तंग न करें। गाड़ी चलती रही और मैं खिड़की से बाहर सिर निकाले फटी फटी आंखों से सुबह की फूटती रोशनी को देखता रहा। आज बड़े अजब ढंग से सुबह हो रही है। मस्तिष्क में एकदम अंधेरा था, ऐसा सन्नाटा जैसे अचानक चलते हुए बिजली वाले कारखाने का फ्यूज उड़ गया। सब कुछ रुक कर एक भयानक सन्नाटे में डूबा रहे। उस क्षण तो एक ही आवाज थी, जो रेल की नियमित खटर-पटर में दिमाग में गूंज रही थी, नसों पर हथौड़े चला रही थी और कानों में पेंडुलम की तरह टकरा रही थी। मुन्नी मर गई, मुन्नी मर गई, मुन्नी को मार दिया, मुन्नी को मार दिया। एक बड़े भारी खंडहर के गुम्बद जैसे चिमगादड़ों के पर फटकाने की कोई हल्की कातर आतंकोत्पादनी आवाज गूंजे और उसकी ध्वनि प्रतिध्वनियां सन्नाटे की लहर बनकर एक के ऊपर चढ़कर आती दूसरी लहर की तरह उमड़कर सारे वातावरण में छा जाए और फिर सब कुछ मौत के गाढ़े सन्नाटे में डूब जाए। फिर अखंड और अभेद्य अंधकार। वो आज मुझे क्या हो गया है? मैंने खुद अपने माथे पर हाथ फेरा, धीरे धीरे हथेली से ठोका। तब अचानक गाड़ी एक झटके के साथ रुक गई। दूसरी ओर स्टेशन आ गया था और मुझे यहाँ उतरना था। मैंने एक बार प्लेटफॉर्म पर निगाह डाली और बैठा बैठा खिड़की से झाँक कर अपनी तरफ के प्लेटफॉर्म की ओर देखने लगा। बीच में 3 चमकदार पटरियां बिछी थीं। तब प्लेटफॉर्म का उठान था, अंधेरा अब कतई नहीं था, लेकिन स्टेशन की बत्तियां अभी जल रही थीं। सामने वाले प्लेटफॉर्म के दूसरे सिरे पर जमादार झाड़ू लगा रहा था और धूल के गुब्बारे उसके चारों ओर छाए हुए थे। उसने मुंह पे कपड़ा बांध रखा था। मैं इस तरह बैठा रहा जैसे उतरना ही ना हो। पर रेल ने सीटी दी तो अचानक ख्याल आया, अरे मुझे तो यहीं उतरना है। झट दरवाजा खोला और नीचे गिट्टियों पर उतर आया। खाली पटरियों पर पांव रखा ही था कि देखा कि इन्हीं पटरियों पर दूसरी दिशा से शायद कोई गाड़ी दिल्ली से चली आ रही है। दूर सड़क के पुल के नीचे बड़ा सा इंजन प्रति क्षण पास आता चला जा रहा था। झटके के साथ इंजन धुआं छोड़ता और लोहे की चमकदार पटरियां खनन खनन करके कांप उठती। भयंकर दैत्य जैसे लुढ़कता चला आ रहा हो। सहसा भीतर से जैसे बात उछली, अगर मैं अपने आप को इसके सामने डाल दूं तो? इस सवाल के साथ ही बंदूक पकड़े हुए दरोगा जी की तस्वीर खौद गई। सामने घोड़ा था। जिंदगी भर की मुसीबतों से छुटकारा मिल जाएगा और मुझे लगा जैसे एक अनजान बिजली के भारी झटके से मैं झपट कर इंजन के सामने जा पड़ा हूँ। पटरियों पर गिरने से पहले क्षण के अविभाज्य खंड में चेतना पर छाया सारा खोल मकड़ी के जाले जैसे धुंध अचानक फट गया है और सपना टूटने पर मैं जाग उठा हूँ। ये मैंने क्या किया, लेकिन तब तक बर्फ सी ठंडी पटरियों ने मुझे अपने ऊपर चिपका लिया है और बढ़ते इंजन का पंखा मुझे छूने लगा है। दांत भींचकर मैं जोर से पंखे को पकड़ लेता हूँ। प्रभा की निरीह सूरत आंखों के सामने आ जाती है, लेकिन इंजन की गति के साथ मैं घिसट रहा हूँ। एक पल, दो पल, मेरे हाथों की ताकत चुक गई है, मेरी पकड़ छूट गई है और मैं जोर लगाकर चीखना चाहता हूँ, प्रभा। और मेरे खुले मुंह पर दनदनाते इंजन के भारी भारी पहिए घूमते चले जाते हैं। सारी तस्वीर ऐसी सजी होकर सामने आ गई कि मुझे लगा कहीं मैं ये सब कर ही ना डालूं। लेकिन मैंने पाँव पटरी से हटा लिया और तब तक गाड़ी सामने आकर खड़ी हो गई। मेरे सामने ही 2 डिब्बों के जुड़ने की जगह खाली थी। मोटे मोटे तार और लोहे की भारी भारी हथेलियों से निकले डंडे डिब्बों की दूरियां बनाए रखने के लिए आपस में सट गए थे। एक लाला जी खिड़की से मुंह निकाले दातुन कर रहे थे। मैं दोनों गाड़ियों के बीच वहीं खड़ा रहा, जैसे 2 दीवारों के बीच में घिर गया हूँ। मन में आया, मान लो अभी हैंडल पकड़ूं और इस वाले डिब्बे में जा बैठूं और अगले ही क्षण में अपने को बंबई से विदेशों में जाने वाले पानी के जहाज में खलासी के कपड़े हुए पहने हुए देखता हूँ। लेकिन शीघ्र ही वो तस्वीर कोपिन पहने, दाढ़ी बढ़ाए, कमंडल लिए साधु के रूप में बदल गई। मैंने देखा कि मैं बाबा काली कमरी वाले आश्रम में कंबल लपेटे पड़ा रहता हूँ और इसी केस के एक भारी पेड़ के नीचे मेरी एक कुटिया है। जाने कितना समय यूं ही बीत जाता है और तब एक विधवा वेश में एक औरत कई और बुढ़ियों के साथ आकर मेरी कुटी के सामने खड़ी हो जाती है। नहीं, हर की पैड़ी पर नहाते हुए एक औरत को देखता हूँ और अरे ये तो प्रभा है। मैं प्रभा को पहचान लेता हूँ।
लेकिन वो मेरी दाढ़ी और मोटे कम्बल के कारण नहीं पहचान पाती। फिर दिखाई दिया लोग मुझे जूते और लाठियों से पीट रहे हैं। नहाती हुई जवान औरत के पास में पहुंचा था और उसे प्रभा प्रभा के नाम से बुलाने लगा था। और फिर एक साथ ही सारी तस्वीरें गड्ढ-मड्ढ होकर एक बड़ी तस्वीर में बदल जाती हैं। अखबार में मेरी तस्वीर छपी है। प्रिय बेटा समर, तुम्हारी माँ की तबीयत बहुत खराब है। एक बार तुम्हें देखना चाहती है। सामने वाली रेल की सीटी से चौंक फिर मैं तंद्रा में जागा। सामने वाली ट्रेन का मेरे आगे वाला पहिया धीरे-धीरे घूमा। अगर 2 डिब्बों के बीच की खाली जगह में अचानक कूद पड़ूं या लपक कर हैंडल पकड़कर डिब्बे में चढ़ जाऊं, तो अब पीछे वाली ट्रेन भी खसकने लगी थी। दोनों गाड़ियों 2 विरोधी दिशाओं की तरफ सरक रही थी। मुझे लगा जैसे मैं तेजी से चक्कर खाते चाक पर खड़ा हूँ। भीतर कोई दोहराए चला जा रहा था। कूद पड़, चढ़ जा, कूद पड़, चढ़ जा। घबरा कर मैंने ऊपर देखा। सारा आकाश डगडग करता हुआ घूमने लगा था। दोस्तों, आज ये उपन्यास यहीं पे पूर्ण होता है। लेकिन शायद आप लोगों में से बहुत लोगों को पता होगा कि राजेंद्र यादव जी ने सारा आकाश उपन्यास को पहले प्रेत बोलते हैं नाम से लिखा था और तब उसका अंत दूसरा था। अतः मैंने सोचा कि क्यों ना प्रेत बोलते हैं का अंत भी आपको सुनाया जाए। आइए राजेंद्र यादव जी के ही शब्दों में कथा को आगे बढ़ाते हैं। सारा आकाश उपन्यास का नाम पहले प्रेत बोलते हैं। पांडुलिपि मेरे पास नहीं है। मैं सीधे ही उसे प्रगति प्रकाशन या प्रोग्रेसिव पब्लिशर्स दरियागंज को दे दिया था। जैसा कि सारा आकाश की भूमिका में लिखा है, प्रेत बोलते हैं कि शुरू और अंत के हिस्से को छोड़कर ही उपन्यास को नया रूप दिया गया है। प्रेत बोलते हैं समर और प्रभा की मृत्यु से शुरू होता है। सारा आकाश इतने निर्णायक रूप से समाप्त नहीं होता। यहाँ समर के सामने सारा आकाश यानी अनिश्चय का फैलाव है। वो उसमें प्रेत बनकर भी भटक सकता है और जिंदगी को किसी दिशा में भी उड़ान भर सकता है। उपन्यास लेखक और पात्र समर की ओर से प्रथम पुरुष में लिखा गया है। प्रारंभ होता है कि मैं यानी लेखक की परीक्षा की तैयारी के दिन है और उधर छोटे भाइयों ने रात दिन की मेहनत के बाद रेडियो बनाना सीख लिया है। घर भर में रेडियो लगा दिए गए हैं और कमरे में हर समय पूरे वॉल्यूम में कुछ न कुछ बजता रहता है। स्थिति यह है कि मैं आज ही जाग गया। मैं लिखने पढ़ने बैठा हूँ और उस्ताद बनने खाटुमरी के गर्म पानी से गरारे कर रहे हैं कि न मैं सिर्फ झुझलाकर भन्ना जाता हूँ, मुझे खुद के होते होते रह जाती है। अब हालत मेरी यह हो गई कि सोता तो आज़ाद कश्मीर या कराची से आते शमशाद के गीतों की गोद में और जागता तो गोवा और सीलों से गूंजते लता मंगेशकर के स्वरों की प्रभाती में। भोजन की जगह मुकेश के गाने और तलत महमूद के टेटुए की तरकारी। सारे घर वाले भाइयों की तरफ थे और इस गुंजन माहौल में मैं झल्लाया सा मरखने बैल की तरह घर में घुसता और कटखने कुत्ते की तरह बाहर निकलता था। ऐसी ही एक रात में अपने आप और माहौल से लड़ते हुए पढ़ते पढ़ते सोता हूँ और सुबह 5 बजे शोरगुल से जागता हूँ। हमारा घर स्टेशन के पास ही था। पता लगता है कि वहाँ कोई युवक ट्रेन से कट गया। मैं भी वहाँ पहुँचता हूँ। कटी लाश, भीड़, वहाँ सारा माहौल सब कुछ मेरे दिमाग को ऐसे छा जाते हैं कि जब लौटता हूँ तो लगता है जैसे मैं अकेला ही नहीं आया। कोई हवा, कुछ अजीब सा सब मिलाकर युवक का भूत मेरे साथ आया है। आदमी पर भूत इसी तरह आता होगा। ये संस्कार लेखक के बचपन से ही उसमें मौजूद है। मैं चुप, उदास, गुम लौट आता हूँ और सो जाता हूँ। लेकिन युवक का कटा हुआ सिर हमेशा आंखों के सामने है। शाम तक मुझे बुखार चढ़ाता है, नींद नहीं आती, दिमाग में वहाँ का वातावरण, वार्तालाप और स्थिति ही जागती डूबती रहती है। अगले दिन भी लेटा रहता हूँ। घर में रेडियो बज रहे हैं और मुझे लगता है जैसे मेरे दिमाग में भी अंतरिक्ष की ऐसी आवाजें गूंजने लगी हैं जैसे स्टेशन पकड़ने से पहले रेडियो से आती हैं। शायद तीसरे दिन आवाजें आनी बंद हो जाती हैं। अचानक मुझे लगा सारी नसों को जकड़कर बांधे रखने वाला सिकंजा एकदम ढीला हो गया और मस्तिष्क में अजीबो-गरीब आवाजें सुनाई देने लगी। पता नहीं कैसी आवाजें थी जिनका कोई भी अर्थ नहीं था। जैसे एक कमरे में 20-25 आदमी हा ही ही कर रहे हों या सैकड़ों रेल के इंजन एक साथ पटरियों पर दौड़ रहे हों। फिर मुझे लगा जैसे सारी आवाजें रुक गईं और सिर्फ एक आवाज साफ-साफ सुनाई दे रही है। मैं मुहच्छन की तरह बैठकर लिखने लगा। लगा जैसे मैं लिख नहीं रहा था, दिमाग से आती आवाज का डिक्टेशन ले रहा था। मेरे दिमाग का रेडियो प्रेत लोक से जुड़ गया था और मैं समर प्रभा की कहानी लिख रहा था, सारा आकाश।
पूरी कहानी समर की ओर से है और अंत में प्रभा और मन्नू भी अपनी अपनी ओर से बोलते हैं। उपन्यास समाप्त होता है तीनों के इस सम्मिलित वक्तव्य से। आज इस प्रेतलोकीय रेडियो से हम स्पष्ट घोषणा करते हैं कि हम कलमों में उतरेंगे, दिमागों पर छाएंगे और नसों में तैरेंगे। हम निरंतर मांग करते रहेंगे, हमें नया शरीर दो, हमें नया रूप दो। हम इन कब्रों में नहीं रहेंगे, हम निराकार नहीं भटकेंगे। प्रेत बोलते हैं में प्रभा की मौत का दृश्य समर के प्रेत की ओर से रनिंग कमेंट्री या किसी आयोजन के आंखों देखा हाल की तरह लिखा गया है। समर ने झटके से अपने आप को इंजन के सामने फेंक दिया, लेकिन फिर भी कुचलते पहियों से जूझ रहा है। मेरे हाथों की शक्ति चुक गई, मेरी उंगलियां थक गईं, मैं बेबस हो गया और सारा दम लगाकर मैंने चीखना चाहा, प्रभा। मेरा मुंह खुला, फिर पता नहीं दनदनाते इंजन के विशालकाय पहिए चलते चलेगा और एक खटर खटर पहिया दौड़े चले जा रहा है और अगले ही क्षण समर प्लेटफॉर्म पर लाकर रखी गई लाश का दर्शक हो जाता है भीड़ के साथ। इतनी देर हम लोग अपनी कहानी में व्यस्त रहे, पता नहीं इस बीच इधर और क्या क्या हो गया, लेकिन देखिए प्लेटफॉर्म पर भीड़ और बढ़ गई, दो हिस्सों में बटी हुई। दर्जनों आदमी माथे पर हाथ रखे बड़े दुखी चिंतित से अफसोस प्रकट करते हुए लाश को घेरे बैठे हैं। उनके पीछे झुंड बड़ी उत्सुकता और धक्के से सब देख रहे हैं। स्त्रियां रो रही हैं। भीड़ का दूसरा हिस्सा वहां से 20-25 फुट हटकर बेंच के चारों ओर इकट्ठा हुआ है। यहाँ पुलिस के कुछ अधिकारी, सिपाही, रेलवे के कर्मचारी जमा हैं। पीछे एक दूसरे को ऊपर चढ़े चले आते दर्शक हैं। कोई बैठा बीच में कुछ लिख रहा है। लिखने वाला दरोगा है, बताने वाला उसका सहायक। कभी कभी कोई और भी बोल देता है, हाँ तो जेब में और क्या निकला। आप चुप रहिए साहब। काफी रो धो लेने के बाद बाबूजी और भाई साहब भी यहीं बैठे हैं। बिखरे बाल, सुर्ख आंखें, सूना चेहरा। कभी एक टक एक तरफ देखते रहते हैं, फिर कभी कुछ याद करके नए सिरे से सिसकने लगते हैं। एक पुलिस अधिकारी रूखे स्वर में कह रहा है, देखिए साहब, जब तक पूरी बात की तफ्तीश नहीं होती हम लाश कैसे दे दें। सुसाइड है, एक्सीडेंट है या किसी ने धक्का दे दिया, बात तो साफ है। अभी तो डॉक्टरी रिपोर्ट बनेगी, पोस्टमार्टम होगा। साहब मैं अर्ज कर रहा हूँ, सुसाइड की कोई तो वजह नहीं है। अभी 1.5 साल पहले तो शादी हुई है इसकी। इस साल 3rd ईयर में एडमिशन लिया है। सुबह प्रेस में काम करने आता था, सब बातें ठीक है। गड़बड़ी की कोई ऐसी बात नहीं है। एक्सीडेंट के सिवा और क्या ही हो सकता है। अंधेरे में दूसरी गाड़ी का अंदाजा नहीं लगा होगा। बाबूजी के पास खड़े उनके दोस्त सफाई दे रहे थे और झाड़ू लगाने वाला जमादार कहता है कि उसने खुद देखा है, इसने अपने आप को रेल के आगे डाल दिया। आसपास कोई था भी नहीं, किसकी बात ठीक माने। अब देखिए यही सिपाही भाई साहब के कंधे पर हाथ रखकर सरगोशी के अंदाज में उन्हें प्लेटफॉर्म के जरा एकांत हिस्से में ले आया। दोनों रहस्यमय मुद्राओं में कुछ बातें कर रहे हैं। 2-4 शब्द ही जोर जोर से बोले गए हैं। फंस जाओगे, क्यों मामले को खींच रहे हो। मामला कुछ नहीं है बस। खैर छोड़िए इन मामलों को और जरा इधर आइए। अरे ये कौन भागा जा रहा है। अमर है, ये तो मेरा छोटा भाई। कोई नई सूचना देने जा रहा है शायद। कुछ अनिश्चित और गोलमाल खबरें तो पहले ही पहुंच गई हैं, तभी तो परिवार के इतने लोग यहाँ इकट्ठे हो गए हैं। अमर घर की ओर भाग रहा है। कनपटियों से पसीना चू रहा है, सारा शरीर लथपथ है। नंगे पांव रोते हुए कोई पूछता है क्या हुआ, लेकिन वो कुछ नहीं बताता। घर में घुसते हैं जैसे तैसे पौली पार करके अमर चीख कर औदे मुंह बेदम सा गिर जाता है। भैया रेल से कट गए, भैया है। मन्नू की मौत का अफसोस मनाने धरती पर इकट्ठी रोती बतियाती स्त्रियों में से कोई दौड़कर उसके ऊपर झुक गई। क्या हुआ, क्या हुआ, एकदम ठीक से पहचान लिया था। फटे गले से वो पूरी ताकत लगाकर चिल्लाता है, भैया ही हैं, कई टुकड़े हो गए हैं। बाबूजी और भाई साहब और मोहल्ले के सारे लोग वही हैं। अनिश्चय और असमंजस का वातावरण एकदम खत्म हो गया। रुलाइयां गली में जम गईं। स्त्रियों की आंखें मानो इस अप्रत्याशित आघात से फटी रह गईं। हाय हाय, राम राम चचा। ध्यान से देखिए, पत्थर की तरह जड़ बैठी पीछे वाली जो स्त्री अचेत होकर एकदम उठन कर लुढ़क गई है, वही प्रभा है। सफेद निचोड़े कपड़े सा चेहरा और सारा घर जैसे एकदम फट पड़ा हो। सारी औरतें दहाड़ मार मार कर रो उठी, एक दूसरी जोर से। ये आवाजें तो आपको भी सुनाई दे रही होंगी। मोहल्ले की कुछ होश वाली स्त्रियां प्रभा को उठाकर पोटरी में ले गईं, जहां बैठी अम्मा अपनी छाती में दोनों हाथों से जोर जोर से घूंसे मार रही है, चौखट से सिर फोड़ रही है।
बिखरे बाल, कपड़े अस्त व्यस्त। भाभी उन्हें संभाल रही हैं। गले से आवाज नहीं निकल रही है। सारा माहौल जैसे अजीब सन्निपात में अपने आप चल रहा है। और फिर झटके से आसपास के पकड़े हाथों से छूटकर अम्मा जैसे प्रचंड शक्ति से उस कोठरी को ओर दौड़ती हैं जहां प्रभा बैठी है। प्रभा को घेरे हुए सारी स्त्रियों को झटक कर गिराकर उन्होंने बेहोश पड़ी प्रभा को बालों को दांत भींच कर पागलों की तरह जकड़ लिया और खींच कर चारपाई के नीचे डाल दिया। वे साथ साथ चंडी बनी बालों से उसके सिर को पकड़कर उठा उठा कर धरती पर मार रही हैं। कमबख्त, डायन, चुड़ैल, राक्षसी खा गई मेरे लाल को। 1 साल में ही खा गई। मैं तेरा खून पी लूंगी, तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी, मार डालूंगी, जिंदा गाड़ दूंगी। डांट, तूने हमारे चमन से घर को बर्बाद कर दिया, सब निगल गई तू। 7-8 औरतों ने बड़ी मुश्किल से उन्हें रोका। कुछ प्रभा के खून से लथपथ बेदम लोथा जैसे शरीर को संभाल रही थी। शायद बड़ी कठिनाई से अपनी बेजान पलकें उठाकर मरे स्वर में कुछ कहने की कोशिश करती है। प्रभा, ऐसे में मुझसे खुद ही नहीं जिया जाएगा अम्मा जी। इससे अच्छा तो एक बार में ही। शायद वो फिर बेहोश हो गई। हाय मेरे कलेजे का टुकड़ा। रोती हुई अम्मा फिर उन्मत्तों की तरह उधर ही झपटती हैं। हाँ हाँ, तू सती नहीं होगी तो मैं झोंक दूंगी तुझे चूल्हे में, डायन। और देखिए बाहर रोती बिसोरती भाभी औरतों को बता रही हैं, सती होने को कह रही हैं। सारी औरतें बड़ी तत्पर बेचैनी से समाचार एक दूसरे तक पहुंचा रही हैं। अरे उसने तो सती होने की ठान ली है। वो रो नहीं रही है, बिल्कुल शांत बैठी है। और अब सारी घटना दूसरा मोड़ ले लेती है। पड़ोस से पड़ोस, मोहल्ले से मोहल्ले, घर से घर ये समाचार छतें, सड़कें, गलियां, दीवारें फांदता लांघता बिजली के करंट की तरह दौड़ रहा है। मोहल्ले में एक और औरत सती होगी। ठाकुर जवाहर सिंह की बहू सती होगी। अरे वो समन नाम का लड़का था ना, उसकी बहू सती होगी। एक हिंदू स्त्री सती होगी। जो सुनता है जानने के लिए दौड़ रहा है, देखने, एक झलक पाने के लिए दौड़ रहा है। कहीं हमारे पहुंचने से पहले ही वो सती ना हो जाए। जिसने सुना है वही भागा चला जा रहा है। लोगों की लाइनें, भीड़ के काफिले, ठक ठक। जो भी सुनता है एक बार समाचार वाहक को अपने ऊपर नीचे तक अविश्वास से देखता है और फिर झटके से चल पड़ता है। चलो चलो, कहाँ है? समाचार को फैले मुश्किल से 2-2.5 घंटे हुए हैं। लेकिन मरे मेरे घर के आसपास की भीड़ को देखिए, जैसे समुद्र उमड़ पड़ा हो, बाढ़ आ गई हो। दोपहर की चटकती धूप आग उगलते सूरज से आंखों पर हाथों की आड़ करके बचाते हुए मेरे घर की ओर देखते आदमी ही आदमी खड़े हैं। बच्चे, बूढ़े, जवान, स्त्री, पुरुष। भीड़ घर में घुस गई है। लोग पड़ोसी घरों पर चढ़ गए हैं। छज्जों, दीवारों, मुंडेरों, मोखों, जंगलों से चिपके चेहरे झांक रहे हैं। शायद कुछ दिखाई दे जाए। इस बीच मेरी लाश स्टेशन से घर ले आई गई है। जो दूर पड़ गए हैं वो धक्के खाते हुए भीड़ की लहरों में बेबस से इधर से उधर झूल रहे हैं। सब आपस में एक दूसरे से पूछते हैं, क्या भाई साहब इसी घर में है? लाचारी से जवाब मिलता है, हमें तो पता नहीं भाई, लगता तो यही है। सब विनम्र और सहनशील हो गए हैं। सबके चेहरों पर श्रद्धा, सहानुभूति और व्यस्तता के भाव हैं। आंखों में मुग्ध एकाग्रता का आतंक, छाती में जिज्ञासा, तमाशबीनी और उत्सुकता। भीतर डूबते कुछ गलत हो रहा है के भाव के साथ लगता है जैसे सारा शहर यहीं उलट पड़ेगा। कभी कोई हिम्मती दिलेर मेरे घर के दरवाजे की दिशा से भीड़ चीरता बाहर निकलने की कोशिश करता है। हटो भाई हटो, रास्ता छोड़ो, निकलने दो। सारे लोग उससे प्रार्थना और अनुनय करने के स्वर में पूछते हैं, तुमने देखा है? आपने देखा है भाई साहब? हाँ हाँ, एकदम चुप, बिल्कुल नहीं रो रही है। और मुंह आह क्या तपे सोने की तरह दमदमा रहा है। आंखों में तेज है। सती है, साफ सती, साक्षात सती। आज के जमाने में ऐसा सती हंसी खेल नहीं है। और फिर वही धूल धक्कड़ शोरगुल, चारों तरफ कैसी काएं काएं बाएं बाएं मची है। भीड़ सागर की तरह हिलोरे दे रही है। गलियां, सड़कें, सभी नदियां बह चली जा रही हैं। यहाँ जिस छत पर मैं इस समय खड़ा हूँ वहां से नजारा देखिए। क्या दृश्य है! जैसे चोटियों के दल उमड़ आए हो, काले रंग की बाढ़ आ गई हो। उसमें मेरा छोटा सा मकान बिल्कुल एक छोटे टापू की तरह स्कूले लेपता लगता है। आकाश पर यहाँ से वहां तक धूल और धुंध छा गई है। अच्छा लौटें, अब फिर प्रभा की तरफ चलें। कुछ मेरी मौत के धक्के से, कुछ अम्मा की मार से और कुछ सारे वातावरण के बढ़ते कोलाहलपूर्ण दबाव से वो एकदम बेहोश बेजान हो गई है। लेकिन उसे कैसे सुंदर जरी गोटे वाले लाल चमकदार कपड़े पहनाए गए हैं।
हाथों में चूड़े और चूड़ियां हैं, मांग भरी गई हैं। सारे सौभाग्य चिन्ह सजाए गए हैं। सिक्कों और फूलों की वर्षा की जा रही है। और उधर आंगन में बढ़िया अर्थी पर मेरी लाश रखी गई है। कितना कीमती रेशमी कपड़ा और शॉल डाला गया है। शायद हजारों का होगा। जिंदगी में मैं और प्रभा ऐसे कपड़ों को छूने को भी तरसते रहे। सचमुच हमारे यहाँ मरे हुए आदमी को के भी कैसे मजे हैं। ढेर के ढेर फूल मालाएं मेरे ऊपर डाली गई हैं। मेरे ऊपर नहीं, मेरी लाश पर। कैसे सम्मान से लोग हाथ जोड़कर सिर झुकाकर लाश को पूज रहे हैं। अब इसमें आत्मा थी या उसे ठुकराते थे। और अब आप जानते ही हैं, आत्मा यहाँ आपके पास खड़ी इस सारे तमाशे को देख रही है। लीजिए, अब लाश उठ गई। मंत्रोच्चार के बीच झालर, घंटे, घड़ियाल, कांसे की थालियां, बेले, शंख एक साथ बजने लगे। गुलाल फेंकी जा रही है और सबसे ऊपर आवाजें गूंज रही हैं, सती माँ की जय, राम नाम सत, सत बोलो गत है। जैसे तैसे नियंत्रित की हुई भीड़ जैसे अब एकदम बेसहाय अनियंत्रित हो गई, बिखर उठी। सब सती माता के दर्शनों या चरण स्पर्श के लिए एक दूसरे पर चढ़े पड़े हैं। लेकिन प्रभा प्रभा बेहोश है, मानो नशे में बेहोश है। 10-12 व्यक्ति भीड़ के थपेड़ों से उसे बचाए दृढ़ता से मेरे से घेरा डाले हुए हैं, बाहों से पकड़कर उसे उठाए हुए हैं। और लो, मेरी अर्थी का विमान किसी राजा की सवारी की तरह शान से गली के बाहर की ओर चल पड़ा। अथाह भीड़ के उठते हुए कोलाहल जय जयकारों में मेरे घर वालों के रोने का स्वर भी डूब गया है। वही राम नाम सत सत बोले गत है। पूरी ताकत से गला फाड़कर उठा हुआ एक स्वर उसके ऊपर छा गया है। सती महारानी की जय, हिंदू धर्म की जय। बड़े बड़े धर्म धुरंधर लोग अर्थी को उठाए हुए हैं। इधर उधर आसपास शंख घड़ियाल झालरों की घंटियों की आवाज के साथ चवर झुलाने वाले चल रहे हैं। ये इतने सारे तामझाम कहाँ से निकल आए। पीछे से कुछ लोग फूलों खीलों की मुट्ठियां फेंक रहे हैं। शायद कुछ सिक्के भी हैं। दर्शन करने वालों, चरण छूने वालों के क्रूर और दबाव भरे स्पर्शों से बचाए रखने के लिए प्रभा को अर्थी के नीचे ले लिया गया है। 6-7 पुरुष और 8-10 सुहागिन ने उसे घेरे हुए हैं। उसके बाद अर्थी की भीड़ के धक्कों से बचाए रखने वाला पुरुषों का सुदृढ़ घेरा है। भीड़ के थपेड़े उन्हीं से टकराकर पीछे लौट जाते हैं। और अब अर्थी मुख्य सड़क पर आ गई है। आप ही देखिए, अर्थी के नीचे जो प्रभा चल रही है, दरअसल वो चल नहीं रही है। बेचारी में खड़े हो सकने की भी शक्ति नहीं है। उसके संरक्षकों के बलिष्ठ हाथ उसे कंधों बाहों से पकड़कर उठाए हुए हैं, एक प्रकार से उसे लटकाए हुए हैं। जो कपड़े उसने पहने हैं या तो उसे पहनाए गए हैं, वह इतने भारी हैं, बड़े और ज्यादा हैं कि उनमें से उसके हाथ पांव मुंह कुछ भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। लेकिन कपड़ों की रुकावट तो औरों के लिए है। मैं तो साफ देख रहा हूँ कि बाहों और बगलों से लगातार इस तरह लटकाए हुए चलने की तकलीफ से वो करा रही है। शायद उसकी समझ में नहीं आ रहा कि सब क्या हो रहा है। उसका मस्तिष्क एकदम शून्य हो गया है। मुंह एकदम रक्तहीन है। दिल की गहराइयों पर चीर कर उठती करा होठों पर ऐंठ कर रह जाती है। कभी कभी अपने आप को छुड़ाने के लिए कसमसाती भी है, लेकिन धार्मिक हाथों की जकड़ उसे हिलने नहीं देती। अरे ये क्या, उसके होठों से निकलते अस्पष्ट स्वर मैं ही सुनता हूँ। मुझे छोड़ दो जालिमों, मुझे छोड़ दो, मुझे जिंदा रहने दो। लेकिन उसकी ये आवाजें पर्दों में खो जाती हैं, सुहाग के कपड़ों में घुटकर ही रह जाती हैं। कपड़ों की दीवारों पर है दरमांदों की शक्तिशाली सामूहिक पकड़। जब जब प्रभा की ओर से ऐसा कोई प्रयत्न देखते हैं तो पकड़ मजबूत कर देते हैं। सारे दम से गला फाड़ कर जय जयकार करने लगते हैं। उनके साथ गूंजते हैं हजारों कंठ। देश और काल को पार करते हुए आक्रामक लाखों करोड़ों जय जयकार। इस सब के बीच प्रभा एक औरत अकेली है और मजबूर है। छतों, मोखों, खिड़कियों, बारजों और जंगलों पर हजारों चेहरे आ चुके हैं। कभी कोई मुट्ठी भर का फूल फेंक देता तो कभी रुपया पैसा कपड़ा, जो नीचे तक पहुंचते पहुंचते पता नहीं कहाँ मिला जाता है। आसमान फटा पड़ रहा है। भीड़ की आफत कहीं सुई घुमाने की जगह नहीं है। लोग भिज रहे हैं, लोग गिर रहे हैं, कुचल रहे हैं। लेकिन एक बहाव, एक रेला जो सिर्फ अंधे उन्मत्त हाथियों की तरह चला जा रहा है, गली सड़क या इतिहासों की दरारों से रेंगता हुआ। अर्थी के बिल्कुल सामने 50-60 व्यक्ति डंडा खेलते नाचते हुए चलते हैं, क्रमबद्ध ताल के साथ झूम झूम कर फिरकियां लेते हुए। यह रास लीला है। हर एक के माथे पर चंदन गुलाल और गले में मालाएं हैं। आतंक, आश्चर्य, श्रद्धा, ईर्ष्या, दया, सहानुभूति, गर्व और विवलता की संवेद भावनाओं
कि फेन जैसे लहरों पर मचलते हुए करवटें ले रहे हैं। अर्थी से उठती हुई तेज इत्र की लपटें, अगरू और अन्य परम पवित्र सामग्री का धूम्र सारे वातावरण को एक दिव्य मदहोशी दे रहा है और चौड़े फीते की तरह सागर आगे की ओर सरकता है। अरे ये क्या, कुछ गड़बड़ जैसी लगती है। एक उन्मत्त व्यक्ति जैसे तैसे भीड़ के इन थपेड़ों भरे लंबे चौड़े समुद्र को पार करके अर्थी को घेर कर चलने वाली दीवारों तक आ गया। जिस जिसको अपनी कोहनियों और हुंकारों से झपटकर वो एक तरफ गिरा या सरका देता है, वही सहमी और पीस डालने वाली निगाहों से उसे घूरता है। कौन है ये जंगली? कौन है ये? कौन है? लेकिन मजबूती से एक दूसरे का हाथ पकड़े घेरा डाले स्वयंसेवकों की इस दीवार ने उसे रोक दिया है। क्रोध से धक्का देकर इस दानवी दीवार को चीर कर वह अर्थी तक पहुंच जाना चाहता है, लेकिन वहां फुफकारती आंखें और कुखार हाथों ने उसे रोक दिया है। आखिर सांस से बिखरे बाल, फटे कपड़ों वाला वो व्यक्ति सिर उठाकर खूनी आंखों और लाचार निगाहों से अर्थी को घूरता है। तब तक ठीक उसी वेश और हुलिया में एक और व्यक्ति वहां तक आ पहुंचता है। रास्ता छोड़ो, हमें जाने दो। दोनों गरज कर दहाड़ते हैं। शरीर पर जगह जगह खून और खरोचों के निशान है। साफ है कि काफी जद्दोजहद, संघर्ष और धक्का मुक्की के बाद ये यहाँ आ पाए हैं। कौन है यह? क्या टंटा है? एक साथ सैकड़ों कंठ क्रोध से गुर्राते हुए इन दो असभ्य पागलों को रोकते हैं। ये तो सीरीस और दिवाकर हैं। अच्छा, तो तुम दोनों हो? दोनों सारा जोर लगा कर कहते हैं, उसे मत जलाओ, हम उसे ले जाएंगे, उसे मत मारो। एक साथ जैसे ज्वालामुखी भड़क उठता है। मारो सालों को। कौन है? कहाँ से आए हैं? मारो नास्तिकों को। कम्युनिस्ट हैं साले, मारो परो। लात घूसो और भीड़ में पता ही नहीं चलता कि वो दोनों कहाँ डुबा दिए गए। जय जयकारों की घोष और ऊंचे स्वर हो गए। अर्थी अपनी मंथर गति से चल रही है और अब आइए ये अंतिम दृश्य है। काफी खुले मैदान में चंदन की चिता बनाई गई है। इतना चंदन नहीं भाई, इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है। हमारे यहाँ वैसे चाहे कोई चीज हो ना हो, धार्मिक उत्सव के लिए सब निकल आता है। धन प्राण देश है ना, ढेरों कपूर और मानो चंदन से यह चिता बनी है। वह सारी भीड़ जो अब तक कम से कम आकार में चौगनी हो चुकी है, बड़ा सा घेरा छोड़कर चारों ओर खड़ी है, स्तब्ध मंत्रबिद्ध, चारों तरफ धड़कते कलेजों में। अगला दृश्य देखने की उत्सुकता से बंधी चिता मेरी लाश लिटा दी गई और बगल में बैठी है प्रभा। देखिए, एक आध बार जो छूटकर भागने को उसका प्रयत्न बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहा है, लेकिन वह बेचारी कमजोर और अकेली है और उसे पकड़ कर रोकने वाले हाथों की संख्या अनगिनत। जल्दी जल्दी लकड़ियां उसके चारों ओर चुनी जा रही हैं, जैसे अनारकली के लिए दीवार चुनी जा रही है। सुनाई दे रही है ना, देव भाषा के पुण्य श्लोकों की प्रतिध्वनियां, विवाह गीतों के संवेद स्वर, शंख और ढोल धमाके, और वह भयानक क्षण निकट आता जा रहा है। लोगों के दिल उमड़कर आंखों में आ जमे हैं। अरे ये क्या! भीड़ के अवैध मंडल के चारों ओर दोनों पागल बदहवास बौखलाए इधर उधर भाग रहे हैं, लेकिन उनकी चीख पुकार कोई नहीं सुनता। जैसे जैसे निर्णायक क्षण निकट आ रहा, उनकी हताशा और घबराहट बढ़ रही है। अब वे दर्शकों की धक्का मुक्की में इधर उधर भटकते और खुद दर्शक बने हुए किसी बहुत बड़े पुलिस अधिकारी से गिड़गिड़ा कर प्रार्थना कर रहे हैं, बचाइए साहब, उसे बचाइए। वे लोग एक लड़की को जिंदा जलाए दे रहे हैं और आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं। हम आपके हाथ जोड़ते हैं, उसे बचाइए प्लीज। झल्ला का अधिकारी जवाब देता है, हम क्या कर सकते हैं जी? वो औरत खुद अपनी रजामंदी से जल रही है, हम कुछ नहीं कर सकते। वह लाचारी से हाथ झटक देता है, लेकिन वो होश में नहीं है, उसे बिल्कुल कुछ भी नहीं पता कि क्या हो रहा है। वो पागल हो गई है। नहीं साहब, अपनी रजामंदी से वो नहीं जल रही है। छूट कर भागने की कोशिश करते हैं, हमने उसे खुद देखा है। चाहें तो आप रोक सकते हैं। रोक सकते हैं? बुरा सा मुंह बनाकर अधिकारी घृणा से मुंह बिचका देता है। और बलवा हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा? नहीं जी नहीं, हम कुछ नहीं कर सकते। और आप भीड़ का मूड नहीं देख रहे हैं? दंगा हो जाने का पूरा पूरा खतरा है। आप तो कहकर जरा से में अलग हट जाएंगे, भीड़ हमारा पुरता बना डालेगी। बच गए तो बर्खास्त होंगे नौकरी से। और बहुत व्यस्तता का बहाना करके भीड़ में घुस जाता है। वो दोनों जैसे हक्के बक्के खड़े हैं। प्रभा एक बार फिर जैसे सारा जोर लगाकर छूट भागने के लिए तड़पती है, लेकिन तभी अचानक चारों ओर से पत्थर जैसे भारी भारी नारियल और लकड़ी के टुकड़ों की बौछार होने लगती है और फिर सहसा भग से एक दिया सलाई दिखा देता है। यह शायद कलछी में पूजा के घी कपूर को चिता पर फेंक दिया जाता है। शायद अमर है और धक धक करता कपूर चारों ओर से जलने लगता है।
चारों तरफ जैसे एकदम लपलपाती लपटों का पर्दा तान दिया जाता है। आग की गर्मी और झुलस से बचते हुए चिता के करता धरता पीछे हट गए हैं और इतनी देर से इसी प्रतीक्षा में रुकी हुई भीड़ मानो बांध तोड़कर चिता की ओर दौड़ पड़ती है, इस पुण्य कर्म में अपना कुछ न कुछ योगदान करने। हजारों लोग जो कपड़े लकड़ी चंदन फूल लाए थे अब एकदम अंधाधुंध चिता पर फेंक रहे हैं और जैसे ऊपर से बारिश हो रही हो। धीरे धीरे ढेर ऊंचा होता जा रहा है। धुएं की जीभें लपलपाती लपटों की नागिनों से इधर उधर निकलकर बल खाती ऊपर छलांगे मारने लगती हैं। सती माता की जय के कान खोड़नारे धरती आकाश को एक किए हुए हैं और अब हजारों चर्चाएं की उदंतियां विवरण इधर से उधर फैल रहे हैं। उसने हाथ मले और अपने आप जलने लगी। अग्नि देवता को हाथ जोड़ के खड़े मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। आग उसके तेज से अपने आप जलने लगी थी। माता ऐसे बैठी थी जैसे फूलों की सेज पे बैठी हो। अग्नि परीक्षा देती साक्षात सीता जी थी। हिंदू धर्म का प्रताप है भाई, हिंदू धर्म का। भीतर ही भीतर लोगों के दिल बैठे जा रहे थे, लेकिन होठों पर श्रद्धा की धधकती सीलें लगी थी। वे झुक झुक कर प्रणाम भाव से चिता की धूल उठा उठा कर माथे से लगा रहे थे और घर के लिए ले जा रहे थे। सामने चिते से धुएं की गुब्बारे जो अब काफी बड़े और घने हो गए थे आसमान की ओर छलांगे को लाचे भरते जा रहे थे। चारों ओर ऊंची ऊंची हवेलियों की खिड़कियों से माथे सटाए स्त्रियां सामने वाले दृश्य को उदास और भयभीत निगाहों से ताक रही थी। सूरज कहीं डूब गया है और लीजिए प्रभा मेरे पास आके खड़ी हो गई।